So now we shall discuss about postulates of Bohr for hydrogen or hydrogen like ions. मतलब हाइड्रोजन लाइक आयंस का मतलब जिसमें केवल एक इलेक्ट्रॉन मौजूद हो, यानी अगर हम चाहें तो यहाँ हीलियम प्लस के बारे में हम डिस्कस कर सकते हैं। हीलियम प्लस में भी एक इलेक्ट्रॉन होगा। तो बोर के जो पोस्टुलेट्स हैं दैट इज बेस्ड ऑन क्वांटम मैकेनिक्स। उन्होंने ये अज्यूम किया कि जो आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सर्टेन स्टेशनरी ऑर्बिट्स में ही मूव कर सकते हैं, जिनका एंगुलर मोमेंटम जो होगा वो फिक्स होगा, है ना। तो पहला पोस्टुलेट उनका वही था जो हमारे रदरफोर्ड साहब का था कि एन एटम consist of heavy nucleus, heavy positive charge nucleus and electrons revolve around only those orbits whose energy is fixed। ठीक है, these orbits ऐसे आप देखो बहुत सारे ऑर्बिट पॉसिबल होते हैं एटम में, लेकिन एक एटम के उसी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा, इसकी एनर्जी फिक्स होगी। और फिक्स एनर्जी वाले ऑर्बिट को हम क्या कहते हैं? स्टेशनरी ऑर्बिट। दीज ऑर्बिट्स आर नोन एज स्टेशनरी ऑर्बिट। ठीक है, तो पहला पोस्टुलेट लगभग बिल्कुल वैसा ही मिलता जुलता है जैसे बोर साहब का था। दूसरा जो है क्वांटम कंडीशन। क्वांटम कंडीशन जो है वो ये बताता है कि आउट ऑफ मेनी पॉसिबल ऑर्बिट्स इलेक्ट्रॉन revolve in only that orbit whose angular momentum is fixed, जिसे हम क्या कहते हैं? क्वांटाइज्ड। जिसका एंगुलर मोमेंटम क्या हो? क्वांटाइज्ड हो। तो कितना हो? बहुत सारे पॉसिबल ऑर्बिट्स हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन उन्हीं ऑर्बिट्स में मूव करेगा, उन्हीं स्टेशनरी स्टेट्स में रिवॉल्व करेगा जिनका मोमेंटम कौन सा? एंगुलर मोमेंटम यानी L जो होगा वो क्या हो? क्वांटाइज्ड हो। और कितना हो? इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π। ठीक है, तो मूव इन दोज ऑर्बिट whose angular momentum is fixed or quantized, and integral multiple of what? h/2π। जो ये बात साफ बता रहे हैं, इसको आगे अगर हम लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं? L। और L को हम क्या लिखते हैं? MVR ना। MVR का मतलब क्या? एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, लीनियर मोमेंटम इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन to the line of action of momentum, MVR
orbits whose energy is fixed, i.e. in these states electron neither absorb or emit energy by itself. ठीक है, इलेक्ट्रॉन revolves in those orbits whose energy fixed. ठीक है, तो इनको स्टेशनरी स्टेट कहते हैं। और जब तक कोई इलेक्ट्रॉन स्टेशनरी स्टेट में है, ना तो वो ऊर्जा को या एनर्जी को खुद ब खुद एब्जॉर्ब करेगा और ना इमिट करेगा। समझ में आया? तो ये तीसरा पॉस्टुलेट इनका है कि जो रदरफोर्ड के ड्रॉबैक को दूर करता है ना, कि जब तक जो आपका इलेक्ट्रॉन है अपने घर में है, स्टेशनरी स्टेट में है, तब तक ना तो एनर्जी लेगा ना देगा। जब तक आप बाहर से जबरदस्ती उसको दें या ना दें, तब की बात। अब फोर्थ सबसे इंपॉर्टेंट पॉस्टुलेट है, वो ये है कि मान लो ये तुम्हारा एटम है, एक एनर्जी स्टेट, ये तुम्हारा न्यूक्लियस है, यहाँ एक इलेक्ट्रॉन है, ये ऑर्बिट्स है। ठीक है, ये पहली ऑर्बिट है, ये दूसरी है, ये तीसरी है, ये चौथी है, पांचवी है। इसकी एनर्जी कितनी है? यहाँ जो भी इलेक्ट्रॉन मूव करेगा वो E1 होगा, उसकी एनर्जी यहाँ E2 होगा, यहाँ E3 होगा, यहाँ E4 होगा, यहाँ E5 होगा। अब यदि एक इलेक्ट्रॉन E1 से जंप करके जाना चाहता है कहाँ? E4 पे, तो ऐसा करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? एनर्जी देनी पड़ेगी। कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी? एनर्जी आपको कितनी देनी पड़ेगी? E4 की जो एनर्जी होगी, E4 की एनर्जी जो है जितनी होगी -E1। तो if an electron wants to jump from lower energy level या lower orbit to higher orbit, it has to supply an energy equal to the energy difference of stationary state। या ऐसा भी हो सकता है कि एक एटम जो है आपका कहाँ E5 पे और वो आना चाहता है कहाँ E1 पे। जब वो यहाँ से यहाँ तक जंप करेगा तो जितनी एनर्जी एक्स्ट्रा है, कितनी एनर्जी एक्स्ट्रा उसके पास होगी? E5 माइनस E1। E1 की एनर्जी कम है, E5 की ज्यादा है, यहाँ 2 जूल है, यहाँ 10 जूल है। तो बाकी जो उसको आना है कहाँ है? 2 जूल पे आना है, और कहाँ से आना है? 10 जूल पे। तो एक्स्ट्रा जो 8 जूल होगा वो क्या करेगा? रेडिएशन के फॉर्म में निकाल देगा। समझ में आया? जो एक्स्ट्रा एनर्जी है, एक्स्ट्रा एनर्जी यानी E5 माइनस E1, उसको किस फॉर्म में निकाल देगा? रेडिएशन के फॉर्म में, Hν के फॉर्म में। इसी तरीके से if you want to move an inner electron to the outer orbit या lower energy electron to a higher energy electron या from lower energy level to higher energy level, तो higher energy level और lower energy level के एनर्जी के डिफरेंस के बराबर आपको एनर्जी देनी पड़ेगी। चाहे वो हीट से दीजिए, चाहे इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज से दीजिए, पोटेंशियल से दीजिए, चाहे जिस मीडियम से आप दे सके। तो चौथा और सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि एटम कैन emit or absorb radiation in the form of discrete energy photon only when an electron jumps from higher energy to lower energy level or lower to a higher orbit। ठीक है, तो चौथा ये बताता है an electron emit or absorb energy when it transit
by emitting radiation of fixed frequency। कहने का मतलब ये है, दूसरे तरीके से आप ये कह सकते हैं कि when an electron jump from lower energy level to higher energy level, it requires extra energy। और वो किसके बराबर होगा? जहां गया E final माइनस E इनिशियल, ठीक है, इज इक्वल टू कितना होगा? रेडिएशन ऑफ द फ्रीक्वेंसी h nu, ठीक है। इसी तरीके से अगर हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल तक आना चाहता है तो वो क्या करेगा? एनर्जी रेडिएट करेगा। कितने के बराबर? हायर वाले में से लोअर वाले को घटा दो और वो एनर्जी किसके बराबर आएगी? रेडिएशन के एनर्जी के बराबर आएगी। तो चौथा पोस्टुलेट ये है। चौथे पोस्टुलेट को आसान शब्दों में अगर आपको लिखना है तो कैसे लिखोगे? When an electron jump from lower energy level to higher energy level, इस वाले केस में यहाँ कहाँ जा रहा है? लोअर टू हायर, लोअर टू हायर। अगर लोअर टू हायर जाएगा तो क्या करेगा? एनर्जी क्या करेगा? एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। इसी से आपके समझ में आ जाना चाहिए। और कहां से कहां जा रहा है? E1 से जा रहा है E4 पे, तो कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब करनी पड़ेगी इसको? E4 माइनस E1, है ना। और कितना रेडिएशन की चाहिए इसके लिए? कितना? ये इस कंडीशन के लिए होगा। दूसरे वाले केस में क्या हो रहा है? इस वाले केस में इलेक्ट्रॉन इज जंपिंग, है ना, फ्रॉम हायर टू लोअर ऑर्बिट। तो इस केस में क्या होगा? रेडिएशन इमिट होगा। इस केस में एब्जॉर्ब होगा, इसमें क्या होगा? इमिट होगा। रेडिएशन इमिट होगा। देखिए यहां इमिट कराया है और कितना होगा? E5 से E1 पे आया है, E5 माइनस E1 की प्रदर्शनी। तो कुल मिला के ये फोर पोस्टुलेट्स थे उनके बोर्ड के। बहुत इंपॉर्टेंट है, जानना चाहिए आपको। आगे की तरफ आप चलते हैं, किसी भी तरह की दुविधा नहीं होनी चाहिए इसमें। बोर्ड के 4 पोस्टुलेट हो गए। इसके बाद आगे जो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बोर्ड में आता है उसको जरा हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। बड़ा ये सब करना टाइम बच जाता है। आगे क्वेश्चन है जो बोर्ड में भी है, आगे बार आ चुका है और एनसीईआरटी में भी, कि क्वेश्चन सीधे पूछता है यूजिंग द ब्रोगली हाइपोथेसिस यूज de Broglie dualization hypothesis use de Broglie hypothesis to derive Bohr's second postulate with the help of suitable diagram। चलिए देखते हैं। आप जानते हैं आंसर इसे क्या देंगे? इन एनी ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन
इलेक्ट्रॉन मूव्स और मूव कर रहा है तो एंड सम वेव कैरेक्टर वेव प्रॉपर्टी will be associated with it according to de Broglie नहीं कहा था मैटर है इलेक्ट्रॉन क्या है पार्टिकल है उसके साथ वेव भी होगा नेचर में अगर वो मूव कर रहा है अकॉर्डिंग टू de Broglie। Let velocity of electron v and radius of इसकी ऑर्बिट कितनी है r मान लेते हैं। याद रखिए इस आपको दिक्कत नहीं होगी। मान लीजिए तो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है ये सर्कुलर ऑर्बिट में मूव कर रहा है आपका इलेक्ट्रॉन। अब जब ये इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तो आप जान रहे हैं कि इसके साथ जो है क्या होगा वेव कैरेक्टर कैसे एसोसिएट होगा। फिर ये इसका क्रस्ट ये इसका ट्रफ ठीक है फिर ये इसका क्रस्ट ये इसका ट्रफ फिर ये इसका क्रस्ट अच्छा ट्रफ था हाँ क्रस्ट और इसके बाद ये इसका ट्रफ इस तरीके से। अब आगे की तरफ चलते हैं। यहाँ ये इसका क्रस्ट ये इसका ट्रफ 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 इस तरीके से। तो यू कैन सी दैट दिस इज द वेवलेंथ। ये वेवलेंथ कहां से मैं बता रहा हूं एक क्रस्ट से लेके एक ट्रफ के बीच में चाहे एक ट्रफ से लेके एक क्रस्ट के बीच में ये इसका वेवलेंथ है ना ठीक है। तो दिस इज द वेव कैरेक्टर एसोसिएटेड विद और ये इसका रेडियस जो है वो क्या है r है। नाउ हम ये तो कह सकते हैं ना कि circumference ऑफ ऑर्बिट किससे मिलकर बना होगा। मान लो n वेवलेंथ से मिला होगा एक वेवलेंथ ये एक वेवलेंथ ये एक वेवलेंथ ये एक वेवलेंथ ये ऐसे n वेवलेंथ से मिलकर बना होगा। और circumference इज इक्वल टू क्या होता है 2 pi r 2 pi r इज इक्वल टू l लैम्डा हो गया। यहां तक किसी से आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नाउ वी नो दैट वेवलेंथ जो वेवलेंथ होगी वेवलेंथ 2 pi r इज इक्वल टू इतना और वेवलेंथ को हम कितना लिख सकते हैं यहाँ पे वेवलेंथ इज इक्वल टू 2 pi r अपॉन n। ये हमारा पहला इक्वेशन हो गया। तो ये हमारा पहला इक्वेशन हो गया लैम्डा के टर्म में 2 pi r इज इक्वल टू n लैम्डा। अब also from de Broglie की जो हाइपोथेसिस है ये ऊपर वाला क्वेश्चन अगर आपने लिया होगा तो हम आगे बढ़ाते हैं मामले को। नाउ अकॉर्डिंग टू de Broglie मैटर में जो होता है उन्होंने कहा ये होता है h/f। चलिए ये हमने मान लिया h/f होता है लैम्डा इज इक्वल टू ये भी हो गया। दिस इज द सेकंड। नाउ फ्रॉम सेकंड फर्स्ट एंड सेकंड फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड हम क्या लिख सकते हैं कि 2 pi r upon n इज इक्वल टू ये भी h upon n। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी है जी। अब आप देखें दिस इंप्लाइज ये mvr यहां ले आए mvr ये यहां ले आए ये n इधर ले आइए ये हो जाएगा nh और इधर से 2 pi इधर ले आइए। पहुंच गए यहां तक पहुंच गए।
ही निकाला गया है। निकाला गया बिल्कुल देखिए एंगुलर मोमेंटम, दिस एंगुलर इज व्हाट एंगुलर मोमेंटम इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h pi h upon 2 pi which is Bohr's second postulate। तो ये कई बार बोर्ड में आया हुआ है, तो ये आपने जान लिया, अच्छा ही है हमारे आप लिख सकते हैं। अब आगे की तरफ चलते हैं। चलिए नेक्स्ट, सारी कहानी इस चैप्टर में किसकी है? बोर साहब की है। बोर साहब ये बताएंगे कि एक हाइड्रोजन में जो इलेक्ट्रॉन है वो मैक्सिमम कितनी वेलोसिटी से रिवॉल्व कर सकता है। बोर साहब ये बताएंगे काइनेटिक एनर्जी कितनी हो सकती है। बोर साहब ये बताएंगे कि रेडियस कितना हो सकता है। तो इन सारी चीजों के बारे में बोर साहब ये बताएंगे। तो सबसे पहले हम रेडियस के बारे में ही शुरुआत करते हैं, ठीक है ना? तो रेडियस permissible radius by Bohr for what? For hydrogen। चलिए देख लेते हैं कि परमिसिबल रेडियस क्या होगा हाइड्रोजन का। अब आप जानते हैं कि एटम है और ये अगर हमारा एटम हम फिलहाल शुरू करते हैं अपनी जगह जा रहे हैं लोग, तो ये हमारा एटम है, न्यूक्लियस है। कोई भी न्यूक्लियस हो सकता है। इसका एटॉमिक नंबर, अभी हम हाइड्रोजन की बात नहीं कर रहे हैं, कोई भी इसका एटॉमिक नंबर Z है। तो इस पे चार्ज कितना होगा Z, और ये ऑर्बिट है, इस पे इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है। तो इस ऑर्बिट का जो ये रेडियस है यही हमको पता लगाना है R। तो लिखिए लेट रेडियस ऑफ ऑर्बिट कितना है? R। एटॉमिक नंबर, अभी जनरल इक्वेशन निकालना है, हाइड्रोजन की बात नहीं कर रहे हैं। अगर हाइड्रोजन है तो Z बात ले लेते हैं। एटॉमिक नंबर ऑफ एटम Z, तो चार्ज कितना हो जाएगा उस पे? चार्ज Q1 जो हो जाएगा वो हो जाएगा Z है ना, और Q2 कितना है? एंड Q2 खुद इलेक्ट्रॉन साहब है, तो इनका चार्ज E हो जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग in a circular orbit। तो सर्कुलर ऑर्बिट में अगर ये रिवॉल्व कर रहा है तो जो सेंट्रीपिटल फोर्स होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स है वो प्रोवाइड कराया जाएगा स्टैटिक फोर्स बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड एटम, ठीक है? अगर ये v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, इसकी वेलोसिटी कितनी है v, तो आप जानते हैं ये सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी ऑफ टेंजेंशियल होगी उस पॉइंट पे। v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, इसका मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स जो होगा वो हमारा कितना होगा? अगर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है? e, तो दिस विल बी mv² अपॉन r। ये रेडियस की बात हो गई। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होगा आप जानते हैं कि पहला चार्ज कितना है? Ze, दूसरा चार्ज भी क्या है? E है। तो ये क्या हो जाएगा? Ze² अपॉन r²। इतना हो जाएगा। यहाँ तक किसी भाई बंधु को कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। चलिए फिर आगे की तरफ बढ़ लेते हैं। आगे की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं यहाँ से आप कैंसिल हो जाएगा। एंड दिस इंप्लाइज कि जो रेडियस है, रेडियस ऑफ द ऑर्बिट वो कितना हो जाएगा? kZe²। ये फार्मूला एकदम रट जाइएगा। kZe² मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड दिस इज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहां तक किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो यहां तक हम पहुंच गए। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। ये हमारा
ऐसे निकालेंगे। नाउ वी नो दैट NH अपॉन 2 पाई इज इक्वल टू कितना होता है अकॉर्डिंग टू बोर, अकॉर्डिंग टू बोर के सेकंड पोस्टुलेट से NH अपॉन 2 पाई इज इक्वल टू होता है MPR। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि V इज इक्वल टू हम कितना लिख सकते हैं, V इज इक्वल टू लिख सकते हैं NH अपॉन 2 पाई और ये हो जाएगा हाँ ये भी हो गया। हमें V स्क्वायर चाहिए, V स्क्वायर यहां कर लेते हैं। तो V स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई N स्क्वायर H स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर M स्क्वायर R स्क्वायर। दिस इज सेकंड। तो हमारे पास V स्क्वायर की वैल्यू आ गई। हम फर्स्ट फ्रॉम फर्स्ट से R निकाल सकते हैं। नाउ फ्रॉम फर्स्ट वैल्यू रखिए R इज इक्वल टू K जैसा दस छोड़ दीजिए, Z जैसा दस छोड़ दीजिए, E स्क्वायर जैसा दस अपॉन M E ऐसे रहने दीजिए अभी इनटू। अब V स्क्वायर की वैल्यू आपके पास क्या है N स्क्वायर H स्क्वायर, थोड़ा दूर बढ़ा लेते हैं, N स्क्वायर H स्क्वायर और बाकी वाला पोर्शन कहां चला जाएगा ऊपर चला जाएगा। तो यहां कितना हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर M स्क्वायर एंड दिस इज R स्क्वायर। हो गया ये ना, ये R के बराबर है। अब देखिए ये R से R हो गया कैंसिल, यहां तो कोई दिक्कत नहीं होगी। और देखते हैं क्या क्या चीजें मिल जाती हैं। तो ये KZ स्क्वायर, ये E स्क्वायर है, दिस इज योर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन N स्क्वायर H स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर। तो अब यहां पे जो ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ही है ना, ये क्या है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो Me रखेंगे इसको मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहां इस Me से एक Me ये कैंसिल हो। अब रेडियस की जो वैल्यू आई आपके पास R इस साइड छोड़ दीजिए और बाकी की वैल्यू इधर। तो यहां कितना हो जाएगा N स्क्वायर H स्क्वायर अपॉन N स्क्वायर H स्क्वायर ऊपर चला गया, नीचे 4 पाई स्क्वायर, इधर से शुरू कर दिए 4 पाई स्क्वायर और क्या बचा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन Me 4 पाई स्क्वायर Me और ये KZ स्क्वायर KZ E स्क्वायर। तो दिस इज द रेडियस, दिस इज द रेडियस ऑफ द ऑर्बिट। तो हमने निकाला रेडियस ऑफ द रेडियस की वैल्यू कितनी है N स्क्वायर H स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर Me जो कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है KZ स्क्वायर। अब इनकी वैल्यूज को हम पुट करते हैं। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। ये R ही क्या है रेडियस ऑफ ऑर्बिट। ठीक, यहां तक का डेरिवेशन हमने कर लिया, हमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब आगे बढ़ लेते हैं, थोड़ा सा इस साइड भी डाल लेते हैं। और एक आसान देखिए डेरिवेशन तो कम आता है, अगर आप जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है। आपने डेरिवेशन में दो चीजों का यूज किया। पहला सबसे पहले आपने रिलेशन निकाला किसके किसके बीच में कि सेंट्रीपिटल फोर्स ही इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स देता है। सेंट्रीपिटल फोर्स कौन देता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, उसकी हेल्प से आपने क्या निकाला R। फिर हम बोर के सेकंड पोस्टुलेट की हेल्प से अकॉर्डिंग टू बोर सेकंड पोस्टुलेट हमने क्या किया V इज इक्वल टू निकाला NH अपॉन 2 पाई R और उसका स्क्वायर कर दिया। और पहले में V स्क्वायर की वैल्यू रख दी तो हमारे पास इतनी वैल्यू आ गई। अब देखिए हमारे पास बहुत ही आसान तरीके से हम निकाल लेंगे सारी वैल्यू। H की वैल्यू हम जानते हैं 6.626 × 10⁻⁻34 होता है जी। उसके बाद 4 पाई स्क्वायर, पाई की वैल्यू आप जानते हैं, बताने की जरूरत नहीं है। पाई स्क्वायर का 10
0.529 एंगस्ट्रॉम ये आंसर आता है ना। और कभी कभी इसको 0.53 ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फॉर हाइड्रोजन की अगर बात करें, अगर हम हाइड्रोजन की बात करें, फॉर हाइड्रोजन, ये याद रखना है आपको, ये कभी नहीं भूलेंगे आप, याद रखिए। अब इसके कंक्लूजन भी मैं करवा देता हूं। फॉर हाइड्रोजन हमें मालूम है कि Z इज इक्वल टू कितना होता है 1, तो R की वैल्यू हाइड्रोजन के लिए कितना हो जाएगा, RH क्या है, रेडियस ऑफ हाइड्रोजन 0.529 n स्क्वायर, आंसर हमेशा एंगस्ट्रॉम में आएगा 10⁻⁻10। अब देखो n की वैल्यू बढ़ाओगे यानी ऑर्बिट की संख्या बढ़ाओगे। अगर फर्स्ट ऑर्बिट लोगे तो ये कितना आएगा 0.29 into 1 यानी 0.29 एंगस्ट्रॉम होगा। सेकंड ऑर्बिट क्या होगा, बड़ा होगा। थर्ड ऑर्बिट और बड़ा होगा। फोर्थ ऑर्बिट और बड़ा होगा। तो जब भी ऑर्बिट बनाएं आप तो ये वाला थोड़ा छोटा, ये वाला देखते हैं ना बड़ा, ये वाला और बड़ा, ये वाला और बड़ा बनता है। क्यों बनता है, इसी वजह से। तो कंक्लूजन आप जो लिखेंगे इंपॉर्टेंट, तो क्या लिखेंगे, रेडियस of orbit is directly proportional to n square, so it goes on increasing। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। तो ये डेरिवेशन बहुत ही इजी है। कुल मिला के आपको मेनली यही याद रखना है कि रेडियस जो होगा है ना, nth ऑर्बिट का रेडियस कितना होगा, अगर ये rn क्या है, रेडियस ऑफ द nth ऑर्बिट, तो 0.529 n स्क्वायर बाय z होगा। अगर हाइड्रोजन की बात है तो जानते हैं z इज इक्वल टू 1 होता है, तो आपका फार्मूला कितना हो जाएगा। तो इसमें किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। चलिए आगे की तरफ चलते हैं। देखिए सारे डेरिवेशन एक दूसरे से इंटर रिलेटेड हैं, इसलिए जरूरी ये है कि आप फॉर्मूला याद करें। अगर आपसे ये कहा जाए फाइंड, एक नंबर का क्वेश्चन इस तरह आता है, फाइंड रेडियस ऑफ फोर्थ ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन। कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत सिंपल है। आपको मालूम है कि रेडियस ऑफ हाइड्रोजन जो होता है उसके लिए फार्मूला है हमारे पास सीधे 0.530 या 0.529 n स्क्वायर, ये फार्मूला है। यहाँ n इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है। और ये आंसर किसमें आना चाहिए, याद करिए, जरूर मत भूलिएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। 0.530 और n की वैल्यू दी है 4, n 4 का स्क्वायर 16 एंगस्ट्रॉम। मल्टीप्लाई कर लीजिए, this much angstrom 8.48 एंगस्ट्रॉम जो है रेडियस हो जाएगा हाइड्रोजन के फोर्थ ऑर्बिट का। इस तरह के एक आध क्वेश्चन आते हैं सीधे फार्मूले पे, तो ये कर लीजिएगा, फिर करते हैं। चलिए आगे चलते हैं। तो पहले हमने क्या पता लगाया, बोर साहब के पोस्टुलेट से सबसे पहले हमने रेडियस का पता लगाया। अब हम पता लगाएंगे एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये जो हमारी ऑर्बिट है जी, ये आपका न्यूक्लियस है और इसमें इलेक्ट्रॉन है। तो आप तो जानते ही हैं ना, ये जब मूव कर रहा है सर्कुलर पाथ पे, इसके पास वेलोसिटी की वजह से काइनेटिक एनर्जी होगी और इस पोजीशन की वजह से क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो टोटल एनर्जी जो होगी वो सम होगा काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का। अब हम परमिसिबल एनर्जी निकालेंगे। एनर्जी ऑफ बोर ऑर्बिट ठीक है, स्पेशली हाइड्रोजन का केस लेते हैं तो बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। तो अब हम एनर्जी की बात
ठीक है जी, हमारा ये मेन ऑब्जेक्टिव है। तो सबसे पहले हम काइनेटिक एनर्जी निकालते हैं। चलिए के निकालते हैं। तो के जब निकालेंगे तो आप के इज इक्वल टू जानते हैं कि के की वैल्यू किसके बराबर होगी, हाफ mv स्क्वायर के बराबर होगी। तो ये हम निकाल लेते हैं हाफ mv स्क्वायर, मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन एंड दिस इज वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। ठीक, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हाफ mv स्क्वायर निकालेंगे और mv स्क्वायर mv इज इक्वल टू आप जानते हैं कि वैल्यू कितनी होती है, पोस्टुलेट याद करिए, बोर का पोस्टुलेट, उसी से हम निकालने की कोशिश करते हैं कि mv स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी। तो हमने ये तो पहले ही सीख रखा था ना, ये देखो कि सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये तो हमने पहले निकाल लिया था। सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो कितना होगा, हाफ mv स्क्वायर अपॉन r इज इक्वल टू, दोनों के बीच जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा था वो कितना लग रहा था, k z स्क्वायर अपॉन r। ये इतना लग रहा था। हमें अभी जरूरत किसकी है, हमको जरूरत है mv स्क्वायर की जरूरत है जी। इसको हम कैंसिल कर लेते हैं। इसका मतलब m e v स्क्वायर इज इक्वल टू हमारे पास वैल्यू कितनी है, k z स्क्वायर अपॉन r। चलिए ये हो गया। तो अगर ये हमारा सेकंड इक्वेशन है एंड दिस इज थर्ड, तो इसको थर्ड में पुट करो, इन सेकंड पुट थर्ड इन सेकंड। तो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी जो आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, बोलिए, हाफ और m v स्क्वायर की जगह पे m v स्क्वायर की जगह पे हम कितना लिख सकते हैं, k z स्क्वायर अपॉन r। चलिए यहां तक भी हमें कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके आगे हम चलते हैं। इसके आगे हम चलेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं। काइनेटिक एनर्जी हमारे पास निकल गई, नाउ पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी, तो पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला जानते हैं कि फर्स्ट चार्ज q1 क्या होता है, ये होता है q1 q2 अपॉन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, हां यही तो होता है फार्मूला, है ना। और आप ये भी जानते हो कि पोटेंशियल एनर्जी यहां जो है किसकी वजह से, अट्रैक्शन की वजह से है, तो रिलेटिव होगी। तो q1 की वैल्यू कितनी हो गई, k z स्क्वायर z और इसकी वजह से z स्क्वायर और यार हो गया विद नेगेटिव साइन। तो k z स्क्वायर अपॉन r जो है आपका क्या हो गया, पोटेंशियल एनर्जी। अब आप हमेशा याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट करके, वेरी इंपॉर्टेंट, ये सीधे एक नंबर में क्वेश्चन आता है कि पोटेंशियल एनर्जी अगर आप जब भी देखेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन हमेशा दुगना आएगा। अगर हम साइन छोड़ दें तो दुगना आएगा किसका, ट्वाइस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसको आप रट लीजिएगा, कुछ देख लीजिए। पोटेंशियल एनर्जी आपका 1/2 दिखना चाह रहा है, मान लो x है, ये कितना है, x है, तो ये कितना आ रहा है 1/2x। साइन पे मत जाइएगा, अगर मैग्नीट्यूड वाइज बात करें तो हमेशा पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ट्वाइस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो अगर क्वेश्चन में दे दे कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी, तो आप लिखेंगे 4
टोटल एनर्जी निगेटिव आ रही है। तो टोटल एनर्जी हमारे पास आ गई है कितनी, इसको और हम सिंपलीफाई कर दे रहे हैं क्योंकि आर की वैल्यू हमारे पास है, कितनी आ गई 1/2। अच्छा 1/2 के की वैल्यू आप जानते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जैसे ही है तो 9 × 10⁻⁹ के की वैल्यू आपको पता है z² हाइड्रोजन है तो z1 हो जाएगा। r के लिए हमें मालूम है कि r की वैल्यू हम पहले ही डिराइव किए थे। नाउ इसको और शॉर्ट कर लेते हैं, r की वैल्यू हम निकाले थे, जब हमने निकाला था तो उसकी वैल्यू कितनी आई n², बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको रट जाइएगा, n² h² 4π² 4 n² h² 4π² mk z² m इलेक्ट्रॉन m k z हाइड्रोजन का है तो z हाइड्रोजन का रहने दीजिएगा z e²। तो ये हो गया r की वैल्यू n² h² 4π² mk z²। ये वैल्यू आप इसमें पुट कर दीजिए, ये मान लिया आपका 4 आया, तो फ्रॉम 4 अब आपकी जो टोटल एनर्जी आ जाएगी साहब वो आ जाएगी कितनी, विद नेगेटिव साइन 1/2 किनारा रख लिए है जी। यहां क्या लिखेंगे k z e² रहने दीजिए ऐसे ही। अब r को देखिए, अब r कितना है, r है n² h², ये और बाकी पोर्शन आपका कहां चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो 4π² me and this is k, this is z and this is e²। अब देखिए इतना हो गया। अब कई चीजें आप एक दूसरे के साथ ला सकते हैं, क्या क्या ले आ सकते हैं हम देख लेते हैं यहां से। तो टोटल एनर्जी इज इक्वल टू हो गई आपके पास माइनस k को छोड़ दीजिए, कहीं और k नजर नहीं आ रहा है, अच्छा है तो k² हो गया। z देख लीजिए, एक k से एक k² खत्म कर लिया, एक z ये और एक z ये, कितना हो गया k z² हो गया। आगे चलिए e² और e² क्या हो गया e⁴ हो गया है जी, ये हो गया e² खत्म हो गया। अब आइए 4π² पे आ जाइए, तो 4 इसमें से 2 से 2 कैंसिल कर दीजिए, तो आगे आ गए यहाँ पे 2 है जी, ये भी हो गया। अब आपके पास क्या बचा π², तो π² आप ले लीजिए यहाँ पे। अब क्या बचा me मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, और नीचे क्या आ जाएगा आपके पास n² h²। देखिए देखने में ये फार्मूले बड़े लंबे लंबे से लग रहे हैं, लेकिन अगर आपको वैल्यूज क्लियर है तो आपको पुट ही तो करना है, बाकी सारा कुछ तो सामने ही है। अब जब ये वैल्यूज आप रखेंगे तो देखिए आपकी वैल्यू कितनी आएगी 2π² e⁴ z² n² देखिए सारे की वैल्यू आपको पता है, रख दीजिए। अब इसमें से देखिए क्या क्या आपको पता है, आगे चलते हैं नेक्स्ट। अंत में पहुंचेंगे तो देखेंगे कि बड़ा छोटा सा डेरिवेशन है और वही नोट रख के याद रखना है, उसी से हमारा आंसर निकल जाएगा। तो टोटल एनर्जी जो है उसमें आप ये जान लो क्या क्या कांस्टेंट है, देखो -2 कांस्टेंट है, k कांस्टेंट है, जानते ही हो 9 × 10⁹ होता है, z² क्या छोड़ दीजिए, e कांस्टेंट है, आप जानते हो 1.6 × 10⁻⁻19 होता है, π² कांस्टेंट है, जानते हो आप 3.14 होता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ये भी कांस्टेंट है, जानते हो आप कितना होता है, इसको भी मिटा दीजिए। चलिए यहां तक पहुंच गए 2k²। अच्छा अब बचा यहां पे क्या z² क्योंकि अलग अलग एलिमेंट
टोटल एनर्जी फॉर हाइड्रोजन लेंगे तो Z इज इक्वल टू क्या होगा 1 होगा। तब उस केस में ये फार्मूला क्या हो जाएगा 21.6 into 10 to the power minus 19 upon n square। हाइड्रोजन का मामला हुआ था। यहाँ पे अगर हाइड्रोजन का मामला अगर लेते हैं तो आपको मालूम है Z इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो ये वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी 13.6 अपॉन n स्क्वायर। कितना इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये रिजल्ट्स आपको याद होने चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देख रहे हो एनर्जी क्या हो रही है, ये नेगेटिव साइन हो रहा है। एनर्जी क्या हो रही है, जैसे जैसे आप ऊपर जा रहे हैं एनर्जी की निगेटिविटी क्या हो रही है कम होती जा रही है, यानी एनर्जी बढ़ती जा रही है। समझ में आया, एनर्जी क्या होती जा रही है बढ़ती जा रही है। इसका मतलब ये है, कहने का मतलब ये है कि आप न्यूक्लियस से जितना दूर जाएंगे n की वैल्यू बढ़ती जाएगी। जैसे अगर हम कैलकुलेट करेंगे, थोड़ा सा कैलकुलेशन भी कर लेते हैं इस साइड में जाके। और ये रट जाना चाहिए। E1 क्या है, एनर्जी ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट। कितना आ जाएगा, फार्मूले में सीधे रखो, कितना आएगा -13.6 और यहाँ n इज इक्वल टू कितना है 1 है। 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगा। कितना आ जाएगा -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब E2 क्या है, एनर्जी ऑफ सेकंड ऑर्बिट है। यहाँ n इज इक्वल टू क्या होगा 2। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये कितना आएगा -13.6/4। सॉल्व करिए इसको, ये रट जाना चाहिए, तुरंत आपको पता चल जाना चाहिए ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और वो भी नेगेटिव में। इसी तरह E3 अगर हमको निकालना हो, एनर्जी ऑफ थर्ड ऑर्बिट, यहाँ n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। -13.6 और 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास आएगा। इसी तरह आप आगे E4 E9 चलते जाएंगे और E इंफिनिटी कितना होगा, E इंफिनिटी के लिए n इज इक्वल टू कितना होगा इंफिनिटी होगा, तो एनर्जी कितना होगा 0। ये याद रखिएगा इस तरीके से। तो चलिए हमने एनर्जी के बारे में डिस्कस कर लिया, यहां तक हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो नेक्स्ट